नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे के साथ। आप सभी को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले नीतीश सरकार जी पुरस्कार वितरण समारोह कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक मुस्लिम महिला के बुर्के को नीचे खींच दिया। उसके बाद से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। कुछ पक्ष में हैं लोग, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये जो उन्होंने कृत्य किया है ये किस हद तक सही हो जाता है और किस हद तक गलत हो जाता है। उस पर आप सभी की क्या राय हो जाती है, आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। एंड देन फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। ये जो पूरा मामला है ये अरब मीडिया तक पहुंच गया, यानी कि इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है यहाँ पर। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी कुछ चीजें यहाँ पर कही हैं जिसको लेकर के ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। तो ये वाला तो फेमस हो गया है पूरा चीज भाई। तो खैर उसको अगर हम यहाँ से जाने दें कि जो फेमस हुआ है, जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, इन सबको साइडलाइन करें तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए मैं ही हूँ और कोई मेरी शर्ट पकड़ करके खींच दे सभा में, तो मुझे बुरा लगेगा। आप उसके कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि भाई पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी होती हैं। आप पहले ही कह देते कि नहीं भाई बुर्का उतार करके आइए या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लेकिन इंसिडेंट मेरे अकॉर्डिंग सामने से किसी महिला के साथ नहीं किया जाना चाहिए, जो मुझे पर्सनली फील होता है। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मैं समर्थन कर रही हूँ या विरोध कर रही हूँ। हाल ही में बिहार में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पर नियुक्ति दी थी। एक्चुअली नियुक्ति प्रमाण पत्र थे, ना कि कोई पुरस्कार था। आगे आ जाते हैं। तो डॉक्टर का नाम है नुसरत। ये हिजाब पहन करके नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने आई थी। अच्छा, अब देखो नियुक्ति प्रमाण पत्र अगर लेने आप आए हो, एक पॉइंट मैं बताती हूँ, तो आपका चेहरा दिखना चाहिए ना कि आप ही लेने आए हो या कोई और आपकी जगह लेने आ गया है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई और आएगा, लेकिन फिर भी एक फोटो खींची जाती जिसमें आपका फेस दिखाई देना चाहिए। तो दोनों ही तरीके से ये होना चाहिए था कि या तो उनको ये कह देना चाहिए था भाई अपना बुर्का हटा दीजिए, नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने जा रहे तो आपका फेस दिखना चाहिए, किसी प्रकार की धांधली ऐसा कुछ ना हो। दूसरा, नीतीश जो जी हैं उनको खुद से ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो भी अपने सिक्योरिटी गार्ड या किसी को भी बोल सकते थे कि इनसे कह दीजिए अपना बुर्का हटा दे ताकि हम लोग फोटो ले ले और उनकी फोटो उसमें दिखती रहे। ये एक सिस्टमैटिक वे था इस चीज को करने का, ठीक है, खुद से नहीं करना चाहिए था ना। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगती हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया इस पे कुछ ना कुछ जरूर होगी, तो वो मुझे बताते रहो आप लोग। इस प्रकरण पर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है, इन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, विशेषकर जो मुस्लिम महिला है, इनके प्रति असहिष्णुता का आरोप लगा दिया है कि उस पर बढ़ती जा रही है। यही आज की न्यूज बताती हूँ, आज की जो शायद 20-25 मिनट पहले आई है कि पाकिस्तान में बलूच महिलाएं गायब कहाँ हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो पाकिस्तान में? किधर बलूच महिलाएं गायब हो जा रही, जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं लिखवाई जा रही है। आप उनके साथ असहिष्णु हो, आप उन लोगों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हो, आपके यहाँ पर आंतरिक दिक्कतें हैं। आप अपना घर पहले तो संभाल लीजिए, फिर आप कहिए कि भारत में मुस्लिमों के जो मुस्लिम महिला है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा। नहीं, एक व्यक्ति नेता ने जो किया वो गलत था, लेकिन एक व्यक्ति के करने से आप ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दिस इज नॉट ट्रू। खैर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में तर्क है कि एक पिता के रूप में उन्होंने हिजाब हटाया। अरे नहीं समझेंगे कोई कि भाई पिता के रूप में हटाया गया, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट इज अ डिग्निटी एंड दैट इज योर पोस्ट। यू आर द सीएम ऑफ बिहार। यू कांट डू दिस इफ यू आर फादर ना, तब भी आपको ऐसे बोलना चाहिए था सिक्योरिटी गार्ड से। क्या बोलिए कि उनसे अपना ये तहजीब वाला तरीका था भाई, तहजीब वाला तरीका अपनाना चाहिए था। ठीक है, आगे आते हैं। पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अद्राबी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी वरिष्ठ राजनेता द्वारा मुस्लिम महिला का जबरन हिजाब हटाना अत्यंत निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भारत में मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और भेदभाव को बढ़ा देती हैं। इससे मुस्लिम महिलाओं के अपमान को सामान्य बनाए जाने का खतरा उत्पन्न होता है तथा धार्मिक स्वतंत्रता और महिला गरिमा के विरुद्ध हो जाता है ये। चलिए, पाकिस्तान ने इस मुद्दे को मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में उठा दिया है और बोला है कि इंटरनेशनली हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जाकर के जाइए, आप बेफिक्र होकर के उठाइए। पाकिस्तान डॉन द्वारा धमकी का मामला। तो एक घटना के बाद पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर दिया था नीतीश जी के खिलाफ और बोला था कि नीतीश जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उनको हम मरवा देंगे। भट्टी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि माफी नहीं मांगी तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत में भट्टी के खिलाफ पटना साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। शहजाद भट्टी पहले भी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के कारण चर्चा में रहा है। भाई लॉरेंस बिश्नोई चर्चित आदमी है, तो
इससे ये भी चर्चा में आ जाते हैं धमकी देते हुए। इस मामले में सीमा पार अपराध, डिजिटल आतंक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को उजागर कर दिया था। आगे आ जाते हैं, कौन है शहजाद भट्टी? तो ये कुख्यात पाकिस्तानी गैंगस्टर है, दुबई में रहते हैं। पाकिस्तान में माफिया फरोग इनके बिजनेस चलते हैं। पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका, कनाडा तक इनका आतंकी नेटवर्क फैला हुआ है और 2024 में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को इन्होंने धमकी दी थी। संवैधानिक और कानूनी पहलू, अब इसका कहता क्या है इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कशन तो बहुत ज्यादा कर लिया, क्या सही था क्या गलत था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन है, ये इस मुद्दे पे आके बातचीत करेंगे। तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो भैया सबके पास है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समुदाय यहाँ पर फ्रीली जी सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हिजाब पहनना कोई मुस्लिम महिला के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा, कई जो मुस्लिम महिलाएं उनसे जुड़ा हुआ विषय वो मानती हैं कि भैया ये मेरी धर्म और पहचान से जुड़ा हुआ विषय, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। महिला की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें गरिमा और निजता शामिल है। किसी महिला की सहमति के बिना सार्वजनिक रूप से उसके पहनावे पे हस्तक्षेप करना, वो पहनावा चाहे बुर्का हो, अब वो पहनावा चाहे आपका हिजाब हो, वो पहनावा चाहे आपका साड़ी हो, पहनावा चाहे आपका सूट हो, पहनावा चाहे आपने दुपट्टा डाल रखा हो, पहनावा चाहे आपने बिकनी क्यों ना पहन रखा हो, पहनावे में सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर उसकी सहमति के बिना उसके पहनावे को आप नहीं छू सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ द हिजाब, बुर्का एंड फर्दर एनी काइंड ऑफ थिंग। द थिंग इज उसका पहनावा, ठीक है, जिससे उसकी गरिमा जुड़ी हुई है। नाउ, नैतिक और संवैधानिक प्रश्न ये हमारे यहाँ पर खड़ा करता है कि जब हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। भले उनका इंटेंशन वो नहीं था, मैं भी मानती हूँ इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन ये एक्टिविटी सही नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। धर्मनिरपेक्षता, भारत का संविधान सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। राज्य को सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और सम्मानजनक व्यवहार रखना ही चाहिए। भारत पाक संबंधों पर प्रभाव, तो इस टिप्पणी से जरूर जो संबंध है उनमें और एक घी में आग डालने वाला काम है। भारत प्रायः ऐसे बयानों को आंतरिक मामला बता करके खारिज करता है कि इट्स माई इंटरनल मैटर एंड यू डोंट हैव राइट टू डू एनीथिंग or say anything about in my internal matter, right? So फिर भी इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि से जुड़ी बहस को जन्म देती हैं। सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ, तो अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना जो है उससे बढ़ने का खतरा है कि असुरक्षा हम महसूस कर रहे हैं भारत में रह करके। तो ऐसा नहीं है भाई कि आप असुरक्षित नहीं है इंडिया में। दूसरा, राजनीतिक विमर्श से पहचान आधारित ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हो ही जाता है बहुत जल्दी, आजकल तो बहुत ही ईजी है इंटरनेशनल वायरल होना, आसानी से हो सकते हो आप। महिला अधिकार बनाम धार्मिक स्वतंत्रता की बहस को पुनर्जीवित करना, आगे की राह हो सकती है कि संवेदनशील आचरण अपनाया जाए। हर एक राजनेता, नेता और कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस अच्छे आचरण को अपनाइए, संवेदनशील आचरण को अपनाइए, ताकि आप एग्जाम्पल सेट कर सके। दिस इज द मेन थिंग। सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का पालन करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और धार्मिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजनीति से परे महिला अधिकार, महिला स्वायत्तता को राजनीतिक विमर्श से ऊपर रखा जाना चाहिए। यार वो महिला मुस्लिम हो या फिर महिला ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट कि वो किस धर्म से आती है, इट्स अबाउट दैट कि उसकी गरिमा का आपको सम्मान करना है। और गरिमा का सम्मान उसके धर्म से जोड़ करके आप नहीं देख सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मिला हुआ है, फिर हम चाहे किसी भी धर्म के हों, बात ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई पक्षधर नहीं हूँ कि मैं किसी एक समुदाय का पक्ष ले रही हूँ, नहीं, मैं पक्ष ले रही हूँ एक महिला का, मैं पक्ष ले रही हूँ महिला की गरिमा का, महिला के सम्मान का और महिला के वस्त्र का, ठीक है। चलिए आगे बातचीत करते हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित मूल अधिकार अगर देखा जाए तो सबसे पहले समझना होगा कि अल्पसंख्यक कौन है, फिर उनके अधिकारों की बात करेंगे हम। अल्पसंख्यक वो जो भारत में धार्मिक और भाषाई अगर आधार पर बात करूं तो बहुत कम संख्या में हो जाते हैं, तो उनको हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक माने जाते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यकों में आपके मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आते हैं। मुझे लगता है कुछ दिन बाद मुस्लिम आपके अल्पसंख्यक से बाहर कर दिए जाएंगे, जितना मैं समझ पा रही हूँ, जिस तरीके से सिचुएशंस है। अल्पसंख्यकों से संबंधित मूल अधिकार क्या है कि उनको राइट टू इक्वालिटी मिलेगी, यानी कि 14 to 18 जो भी आपके आर्टिकल में चीजें हैं वो आपको इनको देनी पड़ेंगी। कानूनों के समक्ष समानता,
अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों को समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। राज्य द्वारा मनमाना और पक्षपातपूर्ण व्यवहार पूरी तरीके से निषिद्ध हो जाता है। 15 की बात करते हैं, भेदभाव नहीं करोगे, चाहे उनका कोई भी धर्म है, जाति है, किसी भी लिंग से आती है, किसी भी पृष्ठभूमि से आती है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये वर्जित है आर्टिकल 15 के तहत। अनुच्छेद 15(1) अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देता है। अल्पसंख्यक पहचान के आधार पर भेदभाव संवैधानिक उल्लंघन माना जाता है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द आर्टिकल फ्रॉम 25 to 28। व्हाट इट कॉल्ड दैट एवरी पर्सन इन इंडिया, अगर हम धर्म की बात करें तो अपने धर्म का वो प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, पालन कर सकता है, और इसकी उसको स्वतंत्रता है। इन द आर्टिकल 26 धार्मिक समुदायों को यहाँ पर कहा गया है कि भैया अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार उन्हें पूरी तरीके से है। मेरे धर्म में क्या चीजें, वो अधिकार मेरा है, आप हमें ना बताएं। आपके धर्म में क्या अधिकार है, वो आपका है, हम आपको नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात है। संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार पूरी तरीके से दिया गया है। 27 विच इज ये वैष्णो देवी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला था, अगर आपको याद हो, जिसमें 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम थे और सिर्फ 6 सीटों पर आपके हिंदू थे, और उसके बाद वाद विवाद उत्पन्न होता है और सीट पूरी जो लिस्ट थी उसको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रस्ट था जो कि आपके वैष्णो देवी माता ट्रस्ट के नाम से चल रहा था, हिंदुओं का ट्रस्ट था, वो चला रहे थे, और उसमें ज्यादा मुस्लिम आ गए थे। जबकि सेम अगर मुस्लिम ट्रस्ट की बात करें तो वहां पर हिंदुओं ज्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तब ये वाद विवाद खड़ा हुआ था। ये रिसेंटली मामला है जो इससे जुड़ा हुआ था आपका आर्टिकल 26 से। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने से राज्य पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 28 तो सरकारी संस्थाओं में जबरन धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान और आस्था की रक्षा करता है। इसके बाद तीसरा आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की हम बात करें, बिकॉज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पर ये भी आ जाता है, if whether they come from the Muslim background, Sikh background, Isai background, it doesn't matter from where they came. The matter is they are the citizen of India and they have right. Only simple, right? So now come to this article from 29 to 30. There's 29(1) which is called about the our cultural संरक्षण, जिसकी हम बात करते हैं। किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। मुझे अगर संस्कृत पसंद है बोलना तो मेरे को अधिकार है, मैं संस्कृत बोलूंगी। किसी को पसंद है तमिल बोलना तो उसको अधिकार है तमिल बोलना, लेकिन देयर इज अ लिमिट कि अगर कोई सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो तुम्हें उसे जबरन ये नहीं कहना है कि तमिल बोलना पड़ेगा। ये नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि नहीं मराठी बोलनी पड़ेगी, अगर मराठी नहीं आती है तो भाई हम तुमसे कहते हैं क्या तुम अंग्रेजी बोलो, नहीं आती है तुम्हें, ठीक है। आर्टिकल 29(2) राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 30 का पार्ट 1 कहता है शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का उन्हें अधिकार हो जाता है। सभी धर्म और भाषा या अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्टेब्लिश कर सकते हैं, लाइक मकतब जो हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं जाकर के, तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। उनका प्रशासन करने का अधिकार भी उनको हो जाता है। अनुच्छेद 30 का पार्ट 2 सहायता देते समय राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों से भेदभाव नहीं करेगा और ये अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। अभिव्यक्ति और पहचान का अधिकार फ्रॉम द आर्टिकल 19 यहाँ से आया है। आर्टिकल 19(1)(a) कहता है विचार, अभिव्यक्ति, पहचान, पहनावा की स्वतंत्रता है उनको, वो जो भी चाहे पहन सकते हैं, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया। अगर हम पहनावे की बात करते हैं फ्रॉम द स्कूल, कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी वेयर एग्जाम आर गोइंग ऑन, यू कैन नॉट वेयर द हिजाब, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। ये है रिस्ट्रिक्शन। तो इसके बीच में बहुत थिन लाइन होती है और इस थिन लाइन को समझना आपका विवेक और बुद्धि डिसाइड करता है। बिकॉज इन द कॉलेज इफ यू आर वेयरिंग लाइक सम काइंड ऑफ हिजाब और अदर पर्सन फ्रॉम केम विद द हिंदू बैकग्राउंड एंड ही इज वेयरिंग द भगवा वस्त्र काइंड ऑफ वस्त्र, देन जो अदर स्टूडेंट्स बैठे हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस क्लास में आप सभी स्टूडेंट हैं, आप किस धर्म से आ रहे हैं, किस जाति से आ रहे हैं, कहाँ स्थान से आ रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो सब स्कूल गेट के बाहर छोड़ करके आओ। इन द क्लास यू आर द ओनली स्टूडेंट, देयर इज ओनली अ टीचर जो आपको भैया शिक्षा देगा। तो वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने लगेगा तो फिर सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और संप्रभुता पर उचित प्रबंधन ऑलरेडी मेंशन है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रबंधन है। 5 जीवन, गरिमा और निजता, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार जिसमें आपको गरिमा, निजता और धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान का अधिकार है जो दिया गया है। सो दिस इज द ऑल थिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो मैंने आपको बताया। यहां तक सब क्लियर है तो बताओ, क्लियर है? तो
क्वेश्चन सुनते हुए जाओ और उसका आंसर भी दे देना। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो भैया कमेंट करके जैसे कर रहे हो वैसे बता देना, ठीक है। चलो, तो लास्ट में क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन, गरिमा और निजता को शामिल किया गया? दैट इज आर्टिकल 19, 20, 21 और दी 22। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आंसर आपका क्या है, और इफ देयर एनी इशू देन प्लीज ऑल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इशू क्या है इस चीज से, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, कुछ कहना आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।